गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस पढ़ने के पहले इस बात का थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और न तो आपको कोई पैसा मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी लेक्चर पढ़ाया दिया जाता है यहाँ पे वो लेक्चर ऊपर दिखने लगे, इसी वजह से सब कुछ नहीं है। आप वॉच कर रहे हैं वीडियो को, थैंक यू। आप हमारे इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा था वो था क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, पिछले वीडियो वाले को हम लोग यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब रिव्यू किया हुआ रहेगा ना तो न्यूमेरिकल्स करने हमें आसानी होगा। जब न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएगा हमारे लिए तो याद रखिएगा कि कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़े लोग का सब्जेक्ट का टॉपिक कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने जो पढ़ाया था, बस बिल्कुल शॉर्ट हम आपको पॉइंट आउट करा देते हैं जो आपके लिए आसानी हो। जैसे हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं तो आपको आसानी होगा क्या, ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए नोट डाउन करते हैं हम लोग ईएमएफ के बारे में। पहले देखिए बच्चों, ईएमएफ के बारे में जो बात किए थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर रिमाइंड करने के लिए आपको लिखा है, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसके बारे में कहा था कि एनर्जी which is used to drive the charges throughout the circuit। सर्किट में कितना चार्ज को ड्राइव करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ जो है जिसके बारे में फार्मूला मैंने पढ़ा था, E = V + IR, टर्मिनल वोल्टेज प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, पता है कि E का वैल्यू क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट V होता है, वोल्ट होता है जिसको जूल पर कूलम से भी डिनोट करते हैं, जिसको सीजीएस सिस्टम में स्टेट वोल्ट कहते हैं। यहां तक आए। और ईएमएफ डिपेंड किस बात पर करता है, ठीक है, जैसे आपका इनकम, आपका जो पॉकेट खर्च है बच्चों, आपका जो पॉकेट खर्च है पापा के इनकम पर डिपेंड करता है, उसी तरह से मम्मी के भी इनकम पे खर्च होता है, डिपेंड करता है। उसी तरह से ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर है, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जो केमिकल कंपाउंड किसी सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में था। हमने पढ़ा था क्या, H2SO4 के बारे में बात किए थे, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है उस बात पर डिपेंड करता है। ईएमएफ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सभी मटेरियल का नेचर अलग-अलग है और उसी नेचर और बिहेवियर के अलग-अलग होने की वजह से उसे पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है। बच्चों हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हम जो ले रहे हैं इलेक्ट्रोड मटेरियल उसके नेचर को जरूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे अगर कंसीडर तो फिर पता चलेगा फिर सेल तो बना लिए, सेल तो फॉर्म कर हो गया, लेकिन उसका ईएमएफ आपके जरूरत के हिसाब से नहीं है। और आज के इस दौर में हम लोग जो पढ़ते हैं सभी चीजें मेजरमेंट से, और हर चीज का एक एक्यूरेसी होता है और मेजरमेंट होता है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट कुछ नहीं, साइंस है ही नहीं। क्योंकि फिजिक्स को पढ़ा जाता है इट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये साइंस किसका है, मेजरमेंट का साइंस है। और ईएमएफ जो है वो नहीं डिपेंड करता किस बात पर, एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट का एरिया कैसा है, साइज सेल का क्या ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना ले रहे हैं, राइट, और उसका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मींस सेपरेशन इलेक्ट्रोड का कितना है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए दो ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, या तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है और इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, इसी दो पर डिपेंड करता है। चार ऐसी क्वांटिटी है जिस पर डिपेंड नहीं करता है और जिस पर डिपेंड करता दो ही क्वांटिटी है। इसका मतलब बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है, इसी वजह से तो अच्छा है, अच्छाई लोग कम होते हैं, अच्छे आदमी कम होते हैं दुनिया में, समझ रहे हैं ना। समझ गए इस बात को। इस ईएमएफ के बारे में कहा था क्या, एक सेल के इलेक्ट्रोड से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने में जो एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ईएमएफ कहते हैं। उसी ईएमएफ प्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस के दौरान इसके इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या करता है, इसको चार्ज को आने का क्या करता है, अपोज करता है, जिसके को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, अगर लंबाई को, अगर सेपरेशन को बढ़ा दीजिए, सेपरेशन इंक्रीजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, एरिया ऑफ इमर्स्ड लोड मींस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन which is immersed in electrolyte is increases, resistance decreases. Here temperature increases, resistance decreases. यहाँ पर क्या होगा, concentration increases,
रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। दो क्वांटिटी देखिए यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर का मसला है, मतलब क्या है कि दो इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और दो बात क्या है, एरिया पर और उसके टेम्परेचर पर, एरिया और टेम्परेचर पर अगर बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद रखिएगा रेसिस्टेंस का वही यूनिट होता है जो हम बात किए थे ओम, ठीक है, जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट ना। इसी वजह से मैंने कहा था इंटरनल रेसिस्टेंस, वर्ड रेसिस्टेंस इज ओनली अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, नॉट द करंट। करंट का ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और मटेरियल कहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, राइट ना। इलेक्ट्रोलाइट जैसा होगा, जिस कंसंट्रेशन का होगा उसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह का हमारा रेसिस्टेंस आएगा। इसके बाद हम बात करें क्या, टर्मिनल वोल्टेज का। टर्मिनल वोल्टेज में हम लोग देखेंगे क्या कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, उसका स्नैपशॉट हम लोग देखते हैं, उसके बारे में हम लोग बेसिक जानते हैं। बस ये लास्ट है इसका, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज जिसके बारे में लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर बात करेंगे व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जब हम सपोज करते हैं कि सेल हमारा है और किसी न किसी अप्लायंस से जुड़ा हुआ है, तो सेल क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है किसको, चार्ज को, वो ले करके जाकर किसको जाकर के दे रहा है, अपना जमा पूंजी जाकर उसे पर खर्च कर रहा है, लेता है जाकर के वहां पर उसको दे देता है। मतलब क्या कि इससे ले रहा है, इसको जाकर दे रहा है। जैसे आपके बारे में उस दिन में एग्जांपल दिया था कि पापा से पैसा लिए जाकर के अपने दोस्त पर खर्च कर दिए, तो पैसा तो गया काम से, पार्टी वार्टी बना लिए। तो वैसे क्या करता है, चार्ज इसको देकर के एनर्जी भेजता है, जाओ आराम से खर्च करके आओ। गया जाकर किसको खर्च किया, यूटिलाइज किया, अप्लायंस वर्क किया। तो यहाँ से क्या होगा, ये सेल डिस्चार्ज होगा बच्चों। तो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था क्या, E = V + IR। ऐसे केस में अगर हम टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात करें, कि हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में ना, तो क्या होगा, ऐसे केस में हो जाएगा E - IR। ठीक, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक फार्मूला ही आ गया। दूसरा क्या है कि जब सेल चार्जिंग हो रहा है, सेल को चार्ज नहीं करेंगे फिर कहां से काम करेगा। तो मैंने कहा था दो चीज, एक होता है क्या, वर्क डन बाय द बॉडी, यहां पर वर्क डन बाय द सेल, एक होता है वर्क डन ऑन द बॉडी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दो चीज पढ़े थे। हाँ, तो यहाँ पर वो प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, और वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामर समझिए इस बात का। वर्क डन ऑन द बॉडी और वर्क डन बाय द बॉडी। वर्क डन बाय सेल तो डिस्चार्जिंग, और वर्क डन ऑन द सेल मींस क्या, ये चार्जिंग। ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला यही रहेगा, V = यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये आपका एक फार्मूला हो गया। दूसरा क्या, व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, है ना, जब सेल क्या रहेगा, ओपन सर्किट में रहेगा। ओपन सर्किट में रहेगा तो क्या होगा, ऐसे केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ऐसे केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होता है। फार्मूला क्या पढ़े, फार्मूला पढ़े क्या, E = V + IR। ऐसे केस में R का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे केस में R का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो टर्म तो क्या काम से। तो क्या बचा हमारे पास, E = IR। मतलब क्या, IR किसका होगा, V का होगा ना, V का हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर EMF उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, किसके, सर्किट के। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। कब, जब के सर्किट ओपन होगा, हम उसमें कुछ जला ही न रहे हैं, मार्केट से सेल खरीद करके लाया रख दिया, क्या होगा, मान लें 6 वोल्ट का ला के रखे, अब 6 वोल्ट का ही रहेगा ना, वो हमने यूटिलाइज किया ही नहीं, तो एनर्जी यूटिलाइज होगा नहीं, तो डिस्चार्ज होगा कैसे, तो वो तो ओपन सर्किट है ना। तो ऐसे केस में EMF और टर्मिनल वोल्टेज एक जैसा होता है। बस आप काम कर रहे होते हैं, हाँ, सर्किट स्पार्क कर गया, मतलब सर्किट जल गया, शॉर्ट सर्किट हमारे यहाँ होता है। हमारे क्या होता है, बल्ब फ्यूज नहीं होता, बल्ब उड़ जाता है। उड़ने को ही मतलब हमारे गांव की भाषा में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है उसको उड़ जाता है, और उड़ गया। उड़ गया मतलब डिफ्यूज कर गया, वो डिफ्यूज कर गया, हाँ, उसके टंगस्टन टूट गए, या अपना वो बल्ब यूज कर रहे हैं तो डिफ्यूज हो गया। ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मींस कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। करंट मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, 0 हो जाएगा। हाँ, क्यों होगा 0, क्योंकि अपोज करने की प्रॉपर्टी है ही नहीं सर्किट में। तो क्या होगा फार्मूला, I = E/R + R। तो देख लीजिएगा ऐसे केस में I बराबर क्या हो जाएगा, इस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे केस में I = क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा। और E/R को ही हम लोग क्या कहते हैं, यही V के बराबर हो जाएगा हमारा। हाँ, V = IR के केस में क्या होगा, V = IR, तो V/R
यहाँ पर क्या आर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो ना ये आई जो है ना मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पर आई का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। मींस क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा ये रेसिस्टेंस की वजह से हमारा पूरा का पूरा वैल्यू जो करंट होगा वो करंट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा। मींस के देयर इज नो रेजिस्टेंस इन ऑफ ए सर्किट, किसी सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये हमारा शॉर्ट सर्किट के लिए। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम जो एससी वर्मा से लेंगे क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन नीट और जेईई का जो है 6 क्वेश्चन, वो 6 एक 7 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी इस पर। इसके बाद हम देखते हैं उसको। वीडियो में हमने पढ़ा था क्या कि एक क्वेश्चन हमने दिया था उस पर, हाँ कि क्वेश्चन दिया था क्या, एससी वर्मा का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में हमें करना था क्या कि एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें जो है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका क्या है ईएमएफ जो है ना वो क्या है ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, वो है आर है। तो कह रहा है क्या कि किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। कोई अप्लायंस से जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम पावर कब अप्लायंस होगा ये देखिएगा। पेज नंबर आपका 200 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 206 पेज नंबर होगा आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें क्या लिखा हुआ कि एक ऐसा सर्किट है जिसका ईएमएफ क्या है ई है, और उस पर इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या है आर है। तो किस रेजिस्टेंस पर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि वो सर्किट जो है मैक्सिमम पावर को क्या करे, कंज्यूम करे। देखिएगा इस तरह से, ऐसे केस में जहां पर ईएमएफ का वैल्यू दिया रहे, आर का वैल्यू दिया रहे, यहां पर तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है नहीं, यहां पर बस ऐसी वैल्यू है। ऐसे केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा, लास्ट वीडियो में अगर नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, ठीक है, और आप उससे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन है एससी वर्मा का। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दो चीज हमें दी हुई है। ये जो ईएमएफ है वो क्या है ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है। और क्या कर रहा है, करंट विच इज अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पावर कंज्यूम्ड इन आर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने कहा था आपको, जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस, जहां वहां पे पढ़े थे क्या कि जब कभी R का वैल्यू 0 हो, मतलब क्या जो एक्सटर्नल सर्किट में लगा हुआ R है उसका वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या होता है, वैसे केस में ये पावर जो होता है वो मैक्सिमम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस केस में, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है क्या लास्ट डे जो पढ़ा था हमने, वो क्या था कि करंट का वैल्यू E इज इक्वल टू क्या था E अपॉन R प्लस R, ये तो कॉमन फार्मूला पढ़े थे। और दूसरा केस हमने जूल लॉ में पढ़ा था क्या P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये पढ़ा था फार्मूला। और इसी I के वैल्यू पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो E अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर होगा बच्चों, इंटू R होगा। ऐसे केस में जब कभी पावर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एक टर्म हमको देखने को मिल रहा है यूज्ड इन ए करंट व्हिच इज वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस वैरी करता है तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस का पावर के साथ क्या होता है, एक खास रिलेशन है। कब मैक्सिमम होगा वैल्यू करंट का, जब उनके पावर का जो है ना, पावर का जो चेंजिंग है रेजिस्टेंस के साथ, इन दोनों का रेशियो अगर 0 होता है। ये किसके लिए है, ये मैक्सिमम कंडीशन के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए। कब मैक्सिमम होगा, जब dP अपॉन dR, पावर का जो डेरिवेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो हम R को कंसीडर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या D, P की जगह पूरे टर्म को हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R अपॉन क्या होगा, यहाँ पर dr होगा। ऐसा ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो देखिएगा क्या कि ये हो जाएगा e स्क्वायर बाहर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, u बाई v के फॉर्मेट पर आएगा। तो u बाई v के फॉर्मेट पर जो आता है तो हम ऐसे डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, क्योंकि आप कैलकुलस पढ़े होंगे तो बेहतर है कि हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। 2 इंटू r प्लस r होगा अपॉन क्या होगा r प्लस r, यहाँ पर पहले से होल स्क्वायर है
उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा टू द पावर 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो 0, ये इधर जाएगा तो 0। तो बचा क्या हमारे पास बचा देखिए ये r प्लस r का होल स्क्वायर, r प्लस r का होल स्क्वायर बराबर होगा क्या 2r इंटू r प्लस r। एक r प्लस r से एक r प्लस r कैंसिल आउट होगा, राइट। तो क्या बचा यहाँ पर कि यहाँ पर बचा क्या r प्लस r बराबर होगा क्या 2r। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा एक r इधर चला कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा r इक्वल्स r। जब कभी इंटरनल रेसिस्टेंस उसके सर्किट के रेसिस्टेंस से मींस के जो सर्किट प्रोवाइड किया गया है, जो अप्लायंस हम लगाए हुए हैं किसी सर्किट में, जैसे सपोज करिए हमारा एक सेल है, एक सेल ऐसे है और यहाँ पर हम क्या किए लोड लगाए हुए हैं। इस लोड का रेसिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए, ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो R इसके बराबर हो जाए। और हमने आपको पॉइंट आउट कराया था बच्चों कि इंटरनल रेसिस्टेंस कभी भी सर्किट के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड के रेसिस्टेंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, बट ये सर्किट के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। बट यहाँ पे क्या होगा रेसिस्टेंस का मैक्सिमम होगा जब R का वैल्यू R के इक्वल हो जाए। मतलब क्या सर्किट का जो रेसिस्टेंस है तो वो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाए। इसी पर बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है जो नीट और उसके बाद जो जेई दो मतलब जो हमारा मेन पहलू है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज के लिए, फिर हम इसी पर बेस्ड होगा क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। हम एमसीक्यूज आपको करा देते हैं, ठीक है। आप हम हिंट्स भी देंगे आपको, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। द मैक्सिमम पावर ड्रॉन आउट ऑफ द सेल फ्रॉम ए सोर्स इज गिवन बाय। क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। पहला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी लिखा है, फिर 3 क्वेश्चन लिखते हैं। अभी 3 क्वेश्चन में देखेंगे द मैक्सिमम पावर ड्रॉन आउट ऑफ द सेल ऑफ अ सोर्स इज गिवन बाय। कहा क्या कि सोर्स का जो पावर का मैक्सिमम होता है जब बच्चों R का वैल्यू R के बराबर हो जाए। R का वैल्यू क्या हो जाए R के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है I = हमको क्या पूछ रहा है पावर पूछ रहा है ना, पावर पूछ रहा है। I बराबर क्या हो जाएगा E प्लस R क्योंकि स्मॉल r के फॉर्मेट पर है ना, हम इसको क्या लिख देंगे 2r हो जाएगा, दोनों बराबर है 2r। पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है I²R। I की जगह पुट करेंगे क्या ये वैल्यू होगा E² 2 to the 4r² into r। देखिए ये दोनों बराबर है ना, इस वजह से एक इससे काट देते हैं, क्या हो जाएगा E² 4 क्या हो जाएगा r। तो देखिए E² 4r कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, उसको क्लिक करिए। ठीक, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ a cell is E volt and internal resistance is R. The resistance in external source of is also R ohm. The potential difference across the cell मतलब क्या पूछ रहा है, V का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपसे बन जाएगा आसानी से, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा खुद से भी। मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप इसको खुद से करेंगे सॉल्व घर पे, क्योंकि बिना आप अपने से सॉल्व किए हुए अगर जो चाहिएगा कि मतलब ये सिर्फ सर करेंगे तो फिर कंपटीशन में आपको क्या पड़ेगा भारी पड़ जाएगा। तो कंपटीशन भारी ना पड़े इसलिए अभी से आपको भारी पड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर है, ये क्या कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है कि द ईएमएफ ऑफ ए सेल ई दिया हुआ है, एक्सटर्नल दिया हुआ क्या आपका आई का वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे क्योंकि हम उसी फॉर्मेट पे इसको लाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई, ऐसा छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या E = V + IR लिखेंगे। V = क्या होगा IR प्लस ये हो जाएगा क्या IR, इसी पर लाना ही है हमको। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल है, तो 2IR हो जाएगा। ठीक, दोनों बराबर है। तो R तो क्या पूछ रहा था एक्सटर्नल सोर्स, कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ठीक है ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, ये देखिए V = IR होता है, IR इसकी क्या लिख देंगे V लिख देंगे। V = क्या होगा E/2, E/2 कहां पर बन रहा है, ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। तीसरे को देखिए, तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, तीसरा हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या कह रहा है कि a cell of EMF R is connected with an external resistance R। एक सेल है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R है, EMF यहाँ पर E होना चाहिए बच्चों, EMF E is connected
E is connected with an external resistance R and the potential difference across the cell is V. The internal resistance of the cell will be, internal resistance का वैल्यू क्या, E is equal to V plus IR होगा। हमको R का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा E minus V बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर I is equal to R, ये ना होगा। अब I की जब हमने फार्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ से, V is equal to IR, तो यहाँ पर I बराबर क्या होगा, V by R होगा, ठीक है। तो V by R यहाँ रखेंगे तो V ऊपर यहाँ आ जाएगा और R ऊपर चला जाएगा, E minus V अपॉन V into R, ये वाला ऑप्शन सही है। ये 3 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। इसी तरह का एमसीक्यूज आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि हमको जो है जो बेसिक कांसेप्ट्स है उस पर ध्यान देना है। आप इसको करिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन फिर लिखता हूँ। देखिए बच्चों, अगला चौथा, पांचवा, छठा, मतलब 3 क्वेश्चन इधर है हमारे लिए। इसमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ, एक प्राइमरी सेल है जिसमें क्या है, इसका ईएमएफ 1.5 है। व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स a current of 3 ampere. There is the internal resistance of the cell is, जब शॉर्ट सर्किट होता है, याद रखिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आपको बता चुके हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। फार्मूला वही यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या था फार्मूला, फार्मूला क्या था कि E is equal to V plus IR, ऐसा था ना। जब V is equal to IR ओम्स लॉ से ये होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, 0, ये टर्म 0। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E by I। E का वैल्यू है कितना, 1.5, I का वैल्यू कितना है, हमको कितना दिया हुआ, 3 एम्पीयर दिया हुआ है। इससे कटेगा क्या हो जाएगा, 0.5। देखिए ये C वाला राइट आंसर है, इसको टिक करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट देखेंगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल व्हिच गिव्स करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। यहां पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। बच्चों समझ गए, आप खुद से एक बार ट्राई कर लें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है। फार्मूला वही यूज करेंगे, E इज इक्वल टू कितना, I हो गया ना, I इज इक्वल टू E by R plus R होगा बच्चों। I का वैल्यू दिया हुआ कितना, 0.2 ओम एम्पीयर, और E का वैल्यू दिया हुआ आपका 2.1। याद रखिएगा, कंपटीशन में ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्टली आपका आंसर आ जाए उतना शॉर्टली करेंगे, अदरवाइज बैठे रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। R की वैल्यू को करेंगे कितना, 10, अब प्लस कितना R, इस स्मॉल r का वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 अंदर 2 हो जाएगा, 2 10 2 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है बच्चों, प्लस 0.2 R हो जाएगा इज इक्वल टू 2.1। इसको इधर लाएंगे कितना होगा, 0.2 R इज इक्वल टू 2.1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1। R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2 का मतलब कितना होगा, 1.5 होगा, ये 0.5 होगा, क्या होगा 0.5 होगा, ये वाला आंसर राइट है। छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सर्किट शोन, ये सर्किट आपको दिखाया गया है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच पूछ रहा है, एक्स वाई के बीच पूछ रहा है और 40 ओम रेजिस्टर के बीच पूछ रहा है। याद रखिएगा ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, यहाँ पर वाई होना चाहिए। यहाँ पर सर्किट ओपन है तो क्या करंट पास करेगा, करंट पास करेगा ही नहीं। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा उतना सबका होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगा 120 है वोल्ट, इसका भी कितना होगा 120 होगा। और इससे जब पास ही करंट नहीं करेगा तो एक्स और वाई के बीच जो है ना, एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब क्या कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कितना 120 है तो 120 जाएगा, मींस के एक वाला 120 होगा। और दूसरा कह रहा है क्या, 40 ओम रेजिस्टर, 40 ओम रेजिस्टर का कितना होगा, 40 ओम रेजिस्टर का कुछ होगा थोड़ी, क्योंकि सर्किट यहाँ पर क्या ब्रेक है, ब्रेक डाउन क्या हुआ सर्किट को, जिसकी वजह से क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर ये सी वाला होगा। आप इसको आप कर लें, क्वेश्चन बहुत ये है, आप खुद से भी ट्राई करें। हम कुछ उसका आपको जो पहले वीडियो के पहले ही ये वाला न्यूमेरिकल्स के पहले ही हमने आपको जो दिया है, क्या स्नैपशॉट जो दिया है किसका जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसका, आप उसको रिमाइंड रखें, दिमाग में रखें, तब आपको क्या होगा आसानी से बनेगा। याद रखिएगा कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त आप कंपटीशन में आप उसके कैलकुलेशन तक डायरेक्ट नहीं पहुंचिएगा। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और एक टाइम मतलब एक क्वेश्चन पर आप सारा का सारा टाइम दे देंगे तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसलिए आप पर बटन पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करनी है हम क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन हम शॉर्टली करें, मतलब जहां तक हमको ट्रिक अपना लें,
क्योंकि हमको जल्दी तक हमको उसके अंदर तक पहुंचना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है कंपटीशन के एग्जाम में। अगर आप टाइम मैनेज नहीं किए तो फिर आप कहीं गिर रहे। बोर्ड के एग्जाम में क्या है कि आपको ऑप्शन दिया रहता है, एक क्वेश्चन छोड़ने का है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना, 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना, छोड़ना है। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन दिया है, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं टाइम को, लेकिन कंपटीशन में आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। इसलिए आप शुरू से इस बात का ध्यान रखें कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, हाँ उसमें कितना टाइम हम दे पाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए और क्वेश्चन करने की आदत डालिए। अगर आप जितना क्वेश्चन करेंगे ना उतना बेहतर होगा। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि चैनल जितना हमारा सब्सक्रिप्शन होगा तो हम नई नई चीज़ आपके सामने लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ फैंटास्टिक डे।